सोचिए एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर से ही लोग पहुंचते हों। कैरिबियन के नीले समंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड। दूर से देखो तो बिल्कुल किसी लग्जरी पैराडाइज जैसा। सफ़ेद बीचेस, घनी हरियाली और बीच में एक शानदार महल जैसा मैंशन। इस आइलैंड का नाम है लिटिल सेंट जेम्स। 1998 में एक अमेरिकन फाइनेंसर ने इस आइलैंड को तकरीबन $8 मिलियन में खरीदा था। बाहर से देखो तो यहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता था। गेस्ट विलास, स्विमिंग पूल्स, एक जिम और हत्ता के हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड भी। लेकिन वक्त के साथ इस जगह की रेपुटेशन बिल्कुल बदल गई। आसपास के आइलैंड्स में रहने वाले लोग इसे एक खौफनाक नाम से बुलाते थे, पीडोफाइल आइलैंड। इन्वेस्टिगेशंस में इल्जाम लगा कि यहाँ कम उम्र लड़कियों को लाया जाता था और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, इसलिए वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 15 साल की लड़की ने वहां से तैरकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट ले लिया गया। इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा यह है कि आइलैंड पर दुनिया के अमीर और पावरफुल लोग मेहमान बनकर आते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कई फेमस पर्सनालिटीज के नाम भी सामने आए और फिर सबके जहन में एक ही सवाल आता है, आखिर इस आइलैंड का ऑनर कौन था? उस शख्स का नाम था जेफरी एप्स्टीन। इस जेफरी एप्स्टीन की कहानी भी काफी अजीब है। वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया में एक सिंपल स्कूल टीचर था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये आदमी आगे चलकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बीच उठने बैठने लगेगा। कुछ सालों में ही उसका करियर एकदम बदल गया। टीचिंग छोड़ने के बाद एप्स्टीन फाइनेंस की दुनिया में घुस गया और धीरे धीरे बिलियनियर्स के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने लगभग $600 मिलियन की दौलत जमा कर ली थी। इस वेल्थ के साथ उसका सर्कल भी काफी पावरफुल हो गया था। दुनिया के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन तक उसकी पहुंच बन चुकी थी। इसी वजह से उसके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट में कई बड़े नाम भी बताए जाते हैं, जैसे कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और बाद में बनने वाले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बाराक। लेकिन आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे स्कैंडल के बारे में जिसे अमेरिका के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक माना जाता है, एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। काफी सालों तक एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड और उसकी एक्टिविटीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर डाली। मार्च 2005, फ्लोरिडा के पाम बीच एरिया की बात है। एक 14 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक कंप्लेंट फाइल करती है। उसका कहना था कि उसकी एक क्लासमेट उसे एक बहुत अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बताया गया था कि वहाँ बस एक सिंपल मसाज देनी है और इसके बदले उसे $200 से $300 मिल जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। लड़की के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन उसे सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिला। फिर उसने लड़की से कपड़े उतारने को कहा और उसके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। जब पुलिस ने उस पहली विक्टिम से पूछा कि क्या और लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो उसने 2 और लड़कियों के नाम बताए। पुलिस ने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी कुछ नए नाम दे दिए। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये लिस्ट रुक ही नहीं रही थी। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस ने लगभग 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली और हर एक स्टोरी लगभग एक जैसी थी। ज्यादातर लड़कियां 13 से 16 साल की एज ग्रुप में थीं और अक्सर फाइनेंशियली वीक फैमिलीज से आती थीं। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आगे चलकर दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक बन गई। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि ये कोई सिंपल या आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। डिटेक्टिव्स के मुताबिक यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम चल रहा था। जो लड़की पहले से इन्वॉल्व होती उसे नए विक्टिम्स को इंट्रोड्यूस करने पर एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। इसी वजह से धीरे धीरे एक चेन बन गई थी जिसमें और लड़कियां शामिल होती चली गईं। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ काफी एविडेंस कलेक्ट कर लिया था और एक डिटेल्ड केस फाइल प्रिपेयर कर दी थी। केस की सीरियसनेस को देखते हुए जुलाई 2006 में FBI ने भी फेडरल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लीप ईयर का नाम दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने लगभग
53 पेजेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क तक कई लोगों के स्टेटमेंट्स लिए गए, डोजन्स विटनेस और 30 से ज्यादा माइनर विक्टिम्स की टेस्टिमोनी के साथ प्रोसिक्यूटर्स ने इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के एलिगेशन भी एग्जामिन किए। अगर सिर्फ एविडेंस देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि केस का आउटकम काफी सख्त हो सकता था, लेकिन इसी दौरान पर्दे के पीछे कुछ और नेगोशिएशंस चल रही थी। उस वक्त मियामी के फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एप्स्टीन की लीगल टीम के साथ एक कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट फाइनलाइज किया। इस डील के मुताबिक एप्स्टीन को सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 रिलेटिवली छोटे चार्जेस एक्सेप्ट करने थे। बदले में उसे और उसके कुछ एसोसिएट्स को कई बड़े फेडरल चार्जेस में इम्यूनिटी मिल गई। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बात पर हुई कि इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम्स को भी इस डील के बारे में पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जबकि नॉर्मली ऐसे केसेस में विक्टिम्स को नोटिफाई करना जरूरी होता है। 30 जून 2008 को कोर्ट हियरिंग में एप्स्टीन ने डील के मुताबिक गिल्टी प्ली दे दिया। रिजल्ट से ये हुआ उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा का तरीका भी अनयूजुअल था। जेल में रहने के बावजूद एप्स्टीन को काफी स्पेशल प्रिविलेजेस मिल गए थे। उसे हफ्ते में 6 दिन तक जेल से बाहर जाकर अपने ऑफिस में काम करने की इजाजत दी गई थी, जहां वो रोज कई घंटे गुजारता था। अक्सर वो सिर्फ रात को ही वापस डिटेंशन फैसिलिटी में आता था। और फिर जुलाई 2009 में पूरी सेंटेंस खत्म होने से कुछ महीने पहले ही उसे रिलीज कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली कुछ साल बाद वही फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर एकोस्टा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ लेबर के तौर पर अपॉइंट किए गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। दुनिया के एक कोने में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस केस को छोड़ने को तैयार नहीं थी, जूली ब्राउन। उन्होंने सालों तक डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट्स, रिकॉर्ड्स और विक्टिम्स की टेस्टिमोनीज को डिटेल में स्टडी किया। उनका मानना था कि केस को पहले ठीक से परसू ही नहीं किया गया। आखिरकार नवंबर 2018 में उन्होंने एक एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेटिव सीरीज पब्लिश की जिसका टाइटल था परवर्जन ऑफ जस्टिस। ये रिपोर्ट्स मियामी हेराल्ड में छपी और तुरंत नेशनल अटेंशन का सेंटर बन गई। पब्लिक रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था और लोग सवाल उठाने लगे कि इतने सीरियस एलिगेशन के बावजूद जेफरी एप्स्टीन को पहले इतनी हल्की सजा क्यों मिली। मीडिया प्रेशर और पब्लिक आउटरीच बढ़ने लगा। उसके बाद जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर अरेस्ट कर लिया गया। इस बार चार्जेस काफी सीरियस थे। फेडरल प्रोसिक्यूटर ने उस पर ट्रैफिकिंग और माइनर्स को एक्सप्लॉइट करने का इल्जाम लगाया। अगर ये चार्जेस कोर्ट में प्रूव हो जाते तो उसे कई दशकों तक जेल की सजा हो सकती थी। 10 अगस्त 2019 को न्यूज आई कि एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि उसने अपनी बेडशीट का इस्तेमाल करके सुसाइड कर लिया, मगर कई लोगों को इस एक्सप्लेनेशन पर शक हुआ। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उस रात जेल के कुछ सर्विलियंस कैमरास काम नहीं कर रहे थे और उस वक्त एप्स्टीन सेल में अकेला था। इन सर्कमस्टांसेस की वजह से इंटरनेट और मीडिया में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल गईं। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी डेथ के पीछे कोई और कहानी हो सकती है। इस केस का पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ गया। 2024 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बने तो एप्स्टीन से रिलेटेड सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन कुछ महीने बाद जुलाई 2025 में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के यूएस डिपार्ट ऑफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनके पास ऐसी कोई कंफर्म क्लाइंट लिस्ट नहीं है जो पब्लिक की जा सके, इसीलिए एडिशनल फाइल्स रिलीज नहीं की जाएंगी। इस अनाउंसमेंट के बाद डिबेट और ज्यादा इंटेंस हो गई। क्रिटिक्स ने सवाल उठाए, जबकि कुछ सपोर्टर्स ने कहा कि इशू को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। और आज भी एप्स्टीन केस के कई पहलू ऐसे हैं जिन पर लोग अब तक सवाल करते हैं। जब फाइल्स रिलीज होने का अनाउंसमेंट आया तो सबसे ज्यादा सरप्राइज खुद डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को हुआ। कैंपेन के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एप्स्टीन केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे कि आखिर अचानक साइलेंस क्यों हो गया। इस डिबेट में टेक बिलियनियर एलन मस्क का नाम भी आ गया। एक वक्त पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्शियल क्लेम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इशारा किया कि शायद ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है। बाद में मस्क ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक इंटरनेट पर डिस्कशन काफी बढ़ चुकी थी। जब लोगों ने खुद पुराने रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स देखना शुरू किए तो एक और चीज सामने आई। जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दोस्ती 1980 में शुरू हुई थी और 1990s तक दोनों न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के हाई सोसाइटी सर्कल में अक्सर साथ देखे जाते थे। पार्टीज, प्राइवेट गैदरिंग्स और सोशल इवेंट्स में उनकी प्रेजेंस कॉमन होती थी। कुछ फॉर्मर स्टाफ मेंबर्स ने भी कहा
कि दोनों के बीच रेगुलर कांटेक्ट होता था। एक एक्स एम्प्लॉय के मुताबिक कभी कभी हफ्ते में कई बार फोन पर बात भी होती थी। इस कंट्रोवर्सी में एक और नाम सामने आ गया, मॉडल स्टेसी विलियम्स। उन्होंने क्लेम किया कि 1990s में एक मीटिंग के दौरान ट्रम्प ने उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया था जब वो एप्स्टीन के साथ मौजूद थे। ये एलिगेशन मीडिया रिपोर्ट्स का हिस्सा बने, हालांकि इन पर लीगल लेवल पर अलग अलग रिस्पॉन्सेज भी दिए गए। फ्लाइट रिकॉर्ड्स के बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट्स में ये भी क्लेम किया गया कि ट्रम्प ने एप्स्टीन के प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर कई बार ट्रैवल किया था, जबकि ट्रम्प का कहना था कि उन्होंने कभी उस प्लेन का यूज नहीं किया। 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रम्प ने एप्स्टीन के बारे में एक कमेंट भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन को खूबसूरत औरतें पसंद हैं और वो अक्सर यंगर साइड की होती हैं। बाद में ये कोट भी मीडिया डिबेट का हिस्सा बन गया। आज भी एप्स्टीन केस से जुड़ी हुई डिटेल्स पब्लिक डिस्कशन का पार्ट बनी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अभी भी बहुत सी बातें पूरी तरह सामने नहीं आई हैं, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि अवेलेबल एविडेंस को ही देखकर कंक्लूजन निकालना चाहिए। इस वजह से एप्स्टीन केस आज भी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल स्कैंडल्स में से एक माना जाता है। इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी फाइल्स में एक सरप्राइजिंग डिटेल भी सामने आई, एक लिमोजिन ड्राइवर का स्टेटमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्राइवर ने 2020 में FBI को बताया कि 1990s के दौरान जब वो डोनाल्ड ट्रंप को टेक्सास से लेकर एयरपोर्ट जा रहा था, तब उसने ट्रंप को फोन पर किसी जेफरी नाम के शख्स से बात करते सुना। ड्राइवर का कहना था कि कन्वर्सेशन में इलीगली एक नाबालिग लड़की का जिक्र हुआ था। बाद में उसने क्लेम किया कि जब उसने ये बात 1999 में एक औरत को बताई तो उस औरत ने इमोशनल होकर कहा कि उसके साथ भी ट्रम्प और जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था। ये एलिगेशंस रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनीज का हिस्सा बने, लेकिन इन पर अलग अलग तरफ से रिस्पॉन्सेस और डिस्प्यूट्स भी सामने आए। इस कंट्रोवर्सी में एक और नाम भी डिस्कस हुआ, लैरी नसार। नसार एक डिस्ग्रेस्ड डॉक्टर था। पब्लिक प्रेशर धीरे धीरे पॉलिटिकल लेवल तक पहुंच गया। नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया जिसे एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट कहा गया। इसका मकसद था कि एप्स्टीन इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक एक्सेस के लिए रिलीज किया जाए। दिसंबर 2025 में यूएस ऑफ जस्टिस ने कुछ फाइल्स रिलीज भी की, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए तो उनमें कई जगह इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट थी, यानी नेम्स और सेंसिटिव डिटेल्स को रिडेक्ट कर दिया गया था। फिर भी डिजिटल एरा में लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया। कुछ रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट ने क्लेम किया कि रिडेक्शन के बावजूद कई हिंट्स और कनेक्शंस समझ में आ सकते हैं। इसी वजह से एप्स्टीन केस की डिबेट अभी तक खत्म नहीं हुई। एनालिस्ट्स के मुताबिक अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं जो फ्यूचर में पब्लिक हो सकते हैं, और शायद वही डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि इस स्कैंडल में और कौन कौन पावरफुल लोगों के नाम सामने आते हैं। अब सवाल आपसे, क्या इसी तरीके से पावरफुल लोग बच के आगे निकलते जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस केस की पूरी सच्चाई कभी दुनिया के सामने आएगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में